like just so thank you everyone for joining us again. We were having some technical difficulties, so I think महलब आप जो बात कर रही थी वो बीच में थोड़ी सी कट गई थी, तो अगर आप बात कर रही थी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे कि क्यों ये मिसट्रस्ट है हेल्थ केयर की तरफ और इसके क्या रूट्स हैं, आप इसकी हमें थोड़ी सी डिटेल्स बता रही थी। जी, तो मैं आपसे जो बात कर रही थी वो ये थी कि साम्राज्य निजाम के अंदर किस तरह से कानून और हेल्थ को आपस में जोड़ा गया एक जिनसी अकलियतों को खत्म करने के लिए। तो वहां पर जब 1871 का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आया गया तो उसमें मेडिकल इंस्पेक्शन को एक लाजमी उनसर बनाया गया। लेकिन जब ये और वो मेडिकल हम जब आर्काइव्स देखते हैं तो हमें नजर आता है कि किस तरह से जो जिनसी तौर पे मुनफरिद लोग थे उनकी मेडिकल इंस्पेक्शन जो हैं वो बाकायदा तौर पे की जाती थी। लेकिन जब ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सका तो उन्होंने एक आम आवाम में मॉरल कंटेजियन का एक डिस्कोर्स बनाया। मॉरल कंटेजियन से मुराद यानी इखलाकी बीमारी, कि ये लोग जो हैं ये एक इखलाकी बीमारी का बायस हैं। The words that were used at the time were कि ये जो लोग हैं, they are vile, they are polluting, they are revolting, they are an infection of the streets and an outrage to public morality. तो इसमें आप देखें कि जो पब्लिक मोरालिटी है यानी कि आम अवाम की अखलाकियात हैं उसको हेल्थ के साथ किस तरह से जोड़ा गया। तो तारीखी तौर पर जो मेडिकल और फील्ड है या मेडिकल नॉलेज है उसका इस्तेमाल रियासतों ने, साम्राज्य कुव्वतों ने किया अकलियतों को मिटाने के लिए। तो हम बहुत पुरानी तरीके अगर बात ना भी करें तो हम आज के दौर में ही आ जाते हैं। तो 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरी जिन्स की शनाख्त को जो है वो माना, तो तब भी सवाल उठा मेडिकल इंस्पेक्शन का कि इनकी हार्मोनल स्टेट को, इनके जिस्म को टेस्ट किया जाए ताकि इनका जेंडर बताया जा सके। तो तब भी कम्युनिटी सड़कों पे निकली, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने एहतजाज किया, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट कुछ हद तक रिसेंड हुई। बहुत पुरानी बात नहीं तो आप 2018 में आ जाएं जब हम कानून साजी पर काम कर रहे थे। आज से कुछ 3 साल पहले की बात है और मैं कुछ इन्हीं महीनों की बात है जो मुझे याद पड़ती है कि मैं और मेरी कुछ साथी जो हैं वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के सामने बैठे हुए थे। ये पूरे एक उलमा इकराम का पैनल था, तमाम मर्द लोग थे और हमारा उनके सामने आर्ग्यूमेंट था, वी एग्जिस्ट, हमारा वजूद है जिसको माना जाए। मैं अपने मुंह से जो अपनी जिन्स बता रही हूं उसको माना जाए। और उस वक्त जो डिबेट का मौजू था वो था मेडिकल इंस्पेक्शन का। तो उस वक्त भी शायद एक आयरॉनिक बात है कि जिस कानून ने हमसे वो हमारे हकूक छीने, मुझे उसी कानून का लिबादा ओढ़कर, उसी रूल ऑफ लॉ का आर्ग्यूमेंट अडॉप्ट कर मुझे ये कहना पड़ा कि आपके ही आइन का आर्टिकल 14 कहता है कि द डिग्निटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज इनवॉयलेबल। It says actually the dignity of a man is inviolable, but let's assume that it's a person. ठीक है, वहां पर मेरी एक साथी बेटी हैं जो जिनकी बात मुझे अभी भी नहीं भूलती। उन्होंने चेयरमैन साहब से कहा कि जो मेरा जो जिस्म है ये जमाने की लोगों की बातें, उनकी तशद्दुद को बर्दाश्त कर करके इस पे ये छलनी हो चुका हुआ है, जख्मों से छलनी हो चुका हुआ है। इसको अगर आप बेलिबास करेंगे मेरी जिन्स मुझे बताने के लिए तो वो जख्म और रिसेंगे। ये बात जब हमने वहां पे की तो उसके बाद एक ऐसा कानून पास किया गया जिसमें मेडिकल इंस्पेक्शन का जो है वो हमारे जिस्मों पर से मेडिकल इंस्पेक्शन की जो एक रिक्वायरमेंट है उसको हटाया गया। लेकिन ये तो बहुत एक कानूनी सतह की बात है ना। अगर हम रोजमर्रा की जो हमारा हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस अगर उस पर भी बात कर लें, क्योंकि अगेन मैं जो पहले बात कर रही थी कि मेरे लिए एक कम्युनिटी की तकलीफ के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस तकलीफ को एक्चुअली समझा नहीं जाता है, उसको फेटिशाइज किया जाता है। तो अक्सर मैं फिर जो है ना स्टेटिस्टिक्स का शुमारों का जो है मैं सहारा लेती हूँ, क्योंकि जब हमारी बात वैसे तो मानी नहीं जानी है तो क्यों ना रिसर्च का सहारा लिया जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा में एक स्टडी हुई जिसके मुताबिक 92% ट्रांसजेंडर यानी मुतजन्नस अफराद
जो हैं उनको अस्पतालों में इम्तियाजी सलूक का या वायलेंस का सामना करना पड़ता है। 92%। पंजाब में होने वाली एक स्टडी के मुताबिक 76% मुतजन्नस अफराद, ट्रांसजेंडर लोग कहते हैं कि वो सरकारी अस्पताल में जाना पसंद नहीं करते हैं। ये है वो एक्सपीरियंस जो आप जब अस्पताल में दाखिल होते हैं तो एक गार्ड से शुरू होकर जो डॉक्टर तक जाता है, जो आपको बरहना करता है, जो आपकी डिग्निटी को भुला देता है आपको, जिसकी वजह से वो मिसट्रस्ट आता है। कोई बात ना करिए तो मेरे इस वक्त जो मेरे सामने जो है ना वो मेरी एक जो बहन अलीशा थी उसका चेहरा आ रहा है। 2016 में उसका वो गोलियों से छलनी हुई जब उसको लेडी रीडिंग अस्पताल में लेके जाया गया पेशावर के लिए, पेशावर में, तो उसको कभी मेल वार्ड में लेके जाया जा रहा है तो कभी फीमेल वार्ड में लेके जाया जा रहा है, और आखिरकार उसको फिर एक लेटरिन के बाहर एक पर्दा रखकर उसका इलाज किया जा रहा है। तो हमने अपनी मंशूर में, जैसे मैं देख रही थी, बात की जेंडर पेन गैप की, कि औरतों की जो दर्द है उसको उतनी तरजीह नहीं दी जाती। तो यहाँ पर शायद आप सोचने की बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दर्द देखा ही नहीं जाता है, जिनके दर्द को दर्द माना ही नहीं जाता है, और अगर माना भी जाए तो उसको इतना मिस्टिफाई कर दिया जाता है, इतना फेटिशाइज कर दिया जाता है कि उसमें अगले की इंसानियत ही नजर आती है। उस अलीशा की जान नहीं बच सकी उस अस्पताल में। और आज अभी पिछले दिनों कुछ 3 साल 4 साल गुजर गए इस बात को, तो उसका जो कातिल था जिसने उसको गोलियां मारी थी, फजल गुज्जर, उसको अदालत ने क्विट कर दिया है। तो अब आप मुझे बताइए कि उस अलीशा का कातिल कौन है? फजल गुज्जर जिसने उसको गोलियां मारी, वो मुआशरा जिसने उसको ताने मारे जब उस बिस्तर पे पड़ी हुई थी, वो हेल्थ केयर का निजाम जो उसको एक बुनियादी रिलीफ नहीं दे सका, या वो अदालती निजाम जिसने उसके कातिल को रिहा कर दिया। तो अगर मिस्ट्रेस ना हो तो फिर क्या हो? बिल्कुल, आपने बहुत ही ताकतवर, बहुत ही आपने पावरफुल बात की है कि कब से शुरू होता हुआ ये निज़ाम आज तक किस तरह इन इंसानी जानों को इंसान की तरह ही नहीं लेता। और इसमें बल्कि मैं फातिमा आपसे भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपने महलब जो बात की कि ये गार्ड से लेके अस्पताल में डॉक्टर तक जाते हुए ये इस तरह का मिस ट्रीटमेंट होती है। फातिमा, जब आप बात कर रही थी शुरू में कि मंशूर में आपने नोटिस किया कि रिसर्च में जो गैप्स हैं, तो जो रिसर्च में हम लोगों ने गैप्स देखे कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो डिवाइसेस क्रिएट होती हैं, उसमें किस तरह का जो है गैप पाया जाता है कि मर्दों को प्रेफरेंस तरजीह दी जाती है। तो फातिमा, आप इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, इसको लिंक करें। और दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि मंशूर में और ऐसे कुछ पॉइंट्स मुझे पता है जिनके बारे में आप काफ़ी स्ट्रांगली फील करती हैं, अगर आप उन पर थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहें। यस मेरा मेरा ये मानना था जब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी इस पे। एक्चुअली मैं जेंडर बायस पे मेरा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि ये एग्जिस्ट करती है चीज़। मैंने किसी और चीज़ से स्टार्ट की थी, और जब मुझे पता चला, एक मैंने लाइन जब पढ़ी और फिर मैंने उससे मुझे पता चला कि ये होता है, फिर मैंने उस टॉपिक को छोड़ दिया जिस पे मैं कर रही थी। फिर मैंने अपना न्यू एक टॉपिक ये चूज़ किया, जेंडर बायस का। इसमें जब मैंने रिसर्च स्टार्ट किया भी, मुझे पता चला कि इतने हम लोगों के मसाइल हैं ख़वातीन के, ट्रांसजेंडर पर्सनस के, जिसमें जैसे कि HIV की आप फॉर एग्जांपल बात करें, उसके जो 55% से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो या तो ट्रांसजेंडर्स हैं या ख़वातीन हैं। ख़वातीन की ज़्यादा तादाद है उसमें। मगर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं क्योर के, वैक्सीन के, और भी बाकी जो ड्रग्स हैं जिनसे उनको डील करने की कोशिश हो रही है HIV को, उसमें सिर्फ 19% से 38-39% तक ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है। जो बाकी है तादाद, वो सारी वाइट मर्दों पे मुश्तमिल है। और ये इतना जो स्टार्क डिफरेंस है, आप ये बात सोचें कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक जिन्स पे किया है, तो आप उसके रिजल्ट्स को लेके बाकी सारी जिन्सों पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उन रिजल्ट्स को बाकी जिन्सों पे अप्लाई करेंगे, तो उसके जो एडवर्स रिएक्शंस हैं, उनकी जो बॉडीज जिस तरह उन दवाइयों पे रिएक्ट करेंगी, आप उनको किस तरह डील करेंगे। आपको कैसे पता होगा कि ये
जो एक जिन्स है वो इस दवाई पे जिसका हमें पता ही नहीं है कि ये हमने उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ, और जब हम उन पे ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उनको वो ड्रग्स देते हैं और उन पे वो प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते उस रिजल्ट के लिए जो कि फिर हमारा वेट कर रहा होता है। और भी इस तरह के बहुत ज़्यादा ख़वातीन के मसाइल हैं, जैसे कि न्यूरो साइंस को आप फॉर एग्जांपल बात करें उसकी, तो जो मूड स्विंग्स हैं, एंग्जायटी है, डिप्रेशन, उसका शिकार ज़्यादा ख़वातीन होती हैं। और उसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और न्यूरो साइंस स्टडीज़ जो हैं, उसपे ख़वातीन और मर्दों का तनासब जो है, हर 6 मर्द के मुकाबले में सिर्फ़ 1 वहाँ पे औरत होती है। ये इतना डिफरेंस है। और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें हम लोगों का था, जब मैं इस पे कर रही थी, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में पब्लिक जो नेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ही नहीं है, और हम लोगों के यहाँ पे जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, उनको जाके हमें बाहर रजिस्टर करना पड़ता है। जब एक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री नहीं होती है ना, तो हमें पता नहीं होता कि इस मुल्क में कितने क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, उसमें क्या किस किस तरह से मर्दों और जो ख़वातीन की शमूलियत है, ट्रांसजेंडर पर्सन कितने हैं, कितने और जिनसों के हैं, और कुछ भी हमें नहीं पता होता है। और हम जैसे कि आगा खान और शौकत खानम के कोविड-19 के क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। अब इनको जाके न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इनको रजिस्टर करवाना पड़ा है। और जो दूसरी एक चीज़, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से उसमें जो बायसेस आ जाते हैं ना, फिर उनका बिल्कुल पता नहीं चलता। ठीक है? जब आप एक स्टडी को रिपोर्ट नहीं कर रहे, आप पब्लिश नहीं उसको कर रहे, और फिर आप कैसे आपको पता चल सकता है कि उसमें क्या-क्या डिस्क्रिमिनेशन की गई है। और जब एक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री बन जाती है, तो उससे फिर ये इस डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा करने का बहुत अच्छी तरह इसका खात्मा हो सकता है। और एक और बात जो अभी महलब ने की थी, उस पर मैं बात करना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट लेके आ रही है एमटीआई ऑर्डिनेंस, उसमें जो सेहत कार्ड का इजरा हो रहा है, इस पे मुझे जो सबसे परेशानी वाली बात है वो ये है कि केपीके में जैसे कि सेहत कार्ड का इजरा सिर्फ एक फैमिली यूनिट को हो रहा है। अब जैसे कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, ख़वातीन हैं, वो ख़वातीन जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, उनको उनके भाई ओन नहीं कर रहे हैं, उनके माँ-बाप मौजूद नहीं हैं। और भी बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं जिनकी इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिनका इतना तल्लक नहीं है अपने ख़ानदानों के साथ, और नादरा में वो किसी ख़ानदान के साथ मुंसलिक नहीं है, तो क्या उनका हक नहीं है कि उनको भी सेहत की सहूलियात तक रसाई हासिल हो? और फिर ये सबसे ज़्यादा जो इससे अफ़ेक्ट होंगे, वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स और वो ख़वातीन हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता। फातिमा, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पे यहाँ पे फोकस किया है कि जब हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट कोशिश कर भी रही है और अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश कर रही है, तो उसमें भी हम एक इंक्लूसिविटी की कमी देख रहे हैं। हम फिर देख रहे हैं कि औरतों को, जिनसी अक़लियतों को ना कंसिडर करना, उनके मसाइल के बारे में ना सोचने से ये जो लॉज पास हो रहे हैं, ये जो कोशिशें हो रही हैं, वो फिर भी क्यों, वाई डू दे रीच शॉर्ट, वो क्यों नहीं पूरा मुकम्मल पाकिस्तान के तमाम जो सिटीजन्स हैं उन सबको वो कवर क्यों नहीं कर पाती। इससे मैं सना आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हम लोगों ने मंशूर में मेंशन किया आईसीटी डिसेबिलिटीज़ एक्ट, तो वो एक एक्ट बनाया गया है टू फैसिलिटेट लाइफ फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, तो लेकिन उसकी आप थोड़ा सा अगर बात कर सकें कि उसमें क्या एडेड है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसमें आप क्या देखना चाहेंगी, तो हम थोड़ा सा इस बात को फिर आगे लेके चलते हैं। हाँ, बेसिकली ये आईसीटी जो बिल पास हुआ था, ये नेशनल असेंबली में ही पास हुआ इस्लामाबाद में ना। ओवरऑल यानी कि पंजाब को भी इसमें कवर नहीं किया गया। पंजाब अभी फ़िलहाल इन चीज़ों से बिल्कुल ही साइड पे ही हुआ है, हालाँकि काफ़ी पॉलिसीज़ रेफर्स की जाती हैं, बट इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो पाती गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें बेसिकली जो चीज़ रखी गई थी वो यही है कि एजुकेशन, एक्सेस ऑफ बिल्डिंग्स और हेल्थ केयर के हवाले से। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आप एक पॉलिसी पास तो कर देते हैं, लेकिन हम होता है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस बहुत कम इदारे होते हैं जो कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
ठीक है। और दूसरी बात, जब तक कोई फीडबैक नहीं आता उस उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक जो है ना, जो इदारे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आप एक पॉलिसी तो बना लेते हैं, लेकिन ये होता है कि उसका फीडबैक क्या है, क्या पर्सन विद डिसेबिलिटीज की एक्सेस बिल्डिंग तक हो गई है, अगर वो एक्सेस हुई है तो किस बिहाफ पर हुई है, क्या वो सारी मेजरमेंट्स पूरी की गई हैं। एक बिल्डिंग में सिर्फ जस्ट एक रैंप बना देने से मैं नहीं समझती कि आप समझते हैं कि वो सारी बिल्डिंग ही एसेसिबल होगी। एसेसिबिलिटी का मतलब होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो रसाई है वो उन तमाम बिल्डिंग में होनी चाहिए। वॉशरूम एसेसिबल्स होने चाहिए। इसके अलावा आप देखें, एक छोटी सी बात है, अगर आपने अगर किसी रूम में आप एंटर होते हैं तो उसके अगर डोर जो है वो उसकी एक्सेस में नहीं है, उसे भी वहां पर जो है वो चाहिए चीज के वो किसी की पर्सन की हेल्प चाहिए। तो वो वहां तक तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो एक्सेसिबल हो गई है बिल्डिंग। तो ये चीजें थी कि पॉलिसीज बना दी जाती हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नहीं देखी जाती। और मैं समझती हूँ कि अगर जो है वो पॉलिसी बनाने के साथ साथ फाइन्स जो है ना वो रखे जाएं, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना 100% तो नहीं, लेकिन 80, 90 या 70% जो है ना वो जरूर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी इदारे में जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि आप जो है ना पर्सन्स के लिए बहुत ज्यादा बजट चाहिए होता है आपको फैसिलिटेट करने के लिए। हालांकि मैं ये चीज समझती हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप देखें तो एक पर्सन अगर कोई जॉब करने के लिए आता है, जब आप उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसको उसको जॉब की हायर करने के बाद, जब आपने इसको हायर किया है तो जाहिर सी बात है आपकी एक ड्यूटी बन गई है कि आप उसको एक मेंटली तौर पर सेटिस्फाई रखें, ताकि जिसने जिसने सारा दिन वहां पे स्पेंड करना है। ये बहुत टफ टाइम होता है, क्योंकि बिकॉज मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी तो मेरे साथ भी यही चीज थी। सबसे पहले तो मुझे याद है कि जब मैं इंटरव्यूज देने जाती थी, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था कि अच्छा आप आएंगी कैसे। तो मैंने यही कहती थी कि सर मैं आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आ गई हूँ, तो इट्स मीन कि मेरे में इतनी जो है ना करेज है कि मैं जॉब कर सकती हूँ। आप आपका है कि आपने मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कि देखना कि मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। लेकिन हम लोग ये बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें वो कहते हैं ना, हमें व्हीलचेयर के साथ देखते ही ना उनका एक माइंड बन जाता है कि अच्छा जी हमने इनको हायर कर लिया तो हमें इनके लिए ये भी रैंप्स भी बनाने पड़ेंगे, हमें इनके लिए वॉशरूम भी एक्सेस करने पड़ेंगे, हमें बिल्डिंग्स का जहाँ पर इनका एक्सेस होगा या ऑफिस जाना है वो हमें एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। यानी कि मैं एक चीज देखती हूँ कि समटाइम वो इतने खौफजदा हो जाते हैं कि जैसे हम पता नहीं कौन सी मखलूक ऐसी आ गई। हालांकि देखा जाए तो गवर्नमेंट भी अब काफी हद तक इन चीजों से थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत अवेयर हो गई है, लेकिन सबसे बढ़कर बात ये कि इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। लॉज बना दिए, पॉलिसीज बना दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है उन इदारों में। तो ये चीज बहुत ज्यादा एक नेगेटिव बिहेवियर क्रिएट करती है पर्सन विद डिसेबिलिटी में, कि जब तक आपकी वहां तक रसाई नहीं है, एक आप हेल्थ डिपार्टमेंट में पर्सन की रसाई नहीं है। यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करना चाह रही थी, जैसे मिस मेहताब ने बात की कि जब देखें बहुत सी अब मैं वुमेन विद डिसेबिलिटीज के साथ मिलती हूँ तो मुझे ये चीज फील होती है कि शादी के मराहिल, शादी की बातचीत तो दूर की बात होती है कि इसके बारे में हमारे फैमिलीज में भी नहीं सोचा जाता। कि समटाइम होता है कि हम अपनी फैमिलीज में भी बैठे हुए होते हैं तो हमारी फैमिली इस चीज के बारे में कभी हमसे कभी डिस्कस नहीं करती, बिकॉज वो खुद से शायद खौफजदा होते हैं, या एक सोशल बिहेवियर जो है ना वो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ है कि अच्छा जी ये लोग लाइफ को कैसे स्पेंड करेंगे, ये अपनी जिंदगियां कैसे गुजारेंगे। और सबसे बढ़कर जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है ना
कि अच्छा जी लोग क्या कहेंगे। ये जो है ना, मैं कहती हूँ कि हम वुमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत बड़ा स्टिग्मा है। वो कह लें कि डिसेबिलिटी का तो स्टिग्मा होता ही है, लेकिन ये लोग क्या कहेंगे ना, ये बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है। और इन चीज़ों की वजह से अगर देखा जाए तो फीमेल्स की, वुमेन विद डिसेबिलिटीज की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। अब आप एहसास कार्ड की बात कर रही थी, तो मैं यहाँ पे एक इंक्लूड करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी इसका जो है वो इजरा किया कि उनको एहसास कार्ड मिलेंगे और इनकी हेल्थ के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन की जाएंगी। लेकिन अभी तक कोई प्रोविजन नहीं हुई। जितनी भी यानी कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, वो बल्कि ऐप भी लॉन्च की गई, तो उस ऐप में भी बल्कि एरर था और उसको किसी किस्म का कोई जो है ना वो इम्प्रूव नहीं किया गया। यानी वही चीज़ है कि जब तक आप उस चीज़ का फीडबैक ही नहीं ले रहे, तो आगे कहाँ किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशंस आप लोग करेंगे। और और जब ये बात आ जाती है कि जी आईडी कार्ड्स बनवाएं, तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आईडी कार्ड बनवाने का जो प्रोसेस है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत टफ हो जाता है। अगर ये मोबाइल जो है नादरा की मोबाइल जो जैसे अब कह लें कि वो चलती हैं, हाई रूफ चलती हैं, तो वो आइडेंटिफाई अगर उनको किया जाए, सोशल वेलफेयर जैसे हमारे इदारे बने हुए हैं, उनके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाए कि वहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, वहाँ पे उनके आइडेंटिटी कार्ड्स उनके घरों में पहुँच के बनाए जाएँ, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक तो मर्दमशुमारी में सबसे बढ़कर बात ये है कि लोग इंक्लूड होंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड होंगे। और दूसरी बात ये कि आगे जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी आसानी होगी। लेकिन ये चीज़ है कि अगर ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को किया जाए ना, और हम डिफरेंट कमिटीज तो बना देते हैं, लेकिन कमिटीज का फीडबैक नहीं देखते हैं। ये हर इदारे की बहुत बड़ी कमजोरी है कि उनका फीडबैक नहीं देखा जाता कि कमेटी बनाई गई, उसकी जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई, तो उस कमेटी के आखिर में क्या फीडबैक निकला था, क्या ऐसी वीकनेसेस हैं जो कि पॉलिसीज को सक्सेसफुल नहीं होने देती। हमारी इन 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 बातों की वजह से जो है ना, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, वो काफी निग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। तो बस मैं यही है कहना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं मैंने दो पॉइंट्स इसमें नोटिस की हैं, जिसपे एक मैं खदीजा से डिस्कस करना चाहूँगी एंड फिर महिला आई विल कम बैक टू यू, क्योंकि आपसे मैं डिस्कशन करना चाह रही हूँ। तो खदीजा, सना ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अभी ये बात मेंशन की कि जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको मेंटल पीस मिले, वहाँ पे वो मेंटली और फिजिकली सिक्योर फील करें। तो हम लोगों ने लेडी हेल्थ वर्कर की बात की थी। आप चूंकि मेडिकल फील्ड में हैं, तो आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर आप एज समबडी हु इज इन द सिस्टम, आप एक आइडियलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम देखेंगी, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहेंगी? आपको कहाँ कमी नज़र आ रही है? आप क्या चाहेंगी कि वो जो है इन बारों में, इन चीज़ों के बारे में बात की जाए? खदीजा, आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही एंड पे। इनका शायद माइक म्यूट है। ओह, अब मेरे ख्याल से शायद बोलें तो आवाज़ आए। अभी भी नहीं आ रही खदीजा आपकी आवाज़।
आई कैन सी आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, जबकि आई कैन सी कि यू आर अनम्यूटेड। अच्छा, सिर्फ ये मेरी तरफ मसला नहीं, मेरे ख्याल से खदीजा जब तक ये अपने टेक्निकल इश्यूज को देखती हैं, तो महलब अगर आप थोड़ा सा पॉइंट्स एड्रेस करना चाहें, मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग सना ने पॉइंट्स रेज किए हैं, जो कि फिर आप जो मैनिफेस्टो पे भी पॉइंट्स पे बात करना चाह रही थी, वो भी मेरे ख्याल से फिर इससे कनेक्टेड है। बहुत शुक्रिया सना जी का कि उन्होंने बहुत जो है ना जबरदस्त किस्म की बातें की, और ये सना जी मुझे हमेशा इंस्पायर करती हैं, और जिस तरह से मैंने इनको देखा है कि कितनी डेडिकेशन और परसेवेरेंस के साथ ये पॉलिसी मेकिंग वाली जगहों पे जाकर अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करती हैं, चाहे आगे सुने जाए या ना सुने जाए, लेकिन इनकी हिम्मत और इनकी जो एक डेडिकेशन है वो हमेशा मुझे इंस्पायर करती है। तो थैंक यू सो मच। तो मैं आपकी बात को जो है ना आगे लेके चलूंगी, और शायद इससे आपका एक वो जो पिछला सवाल था वो भी आंसर हो जाए कि किस तरह मैनिफेस्टो का हर पॉइंट जो है वो हर कम्युनिटी को किसी ना किसी तरह से एड्रेस करता है। तो सना जी जो है वो जैसे बात कर रही थी कि समझ नहीं है, वो एक शऊर नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है कि अगर एक मुख्तलिफ शख्स जो जिनसी तौर पे मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ हो, तो अगर वो एक जगह पे चला जाए तो उसके मसाइल को किस तरह से हैंडल करना है। तो कानूनी तौर पे भी अगर आप देख लें तो हमारी हुकूमत ने कितनी इस तरह के इक़दाम उठाए हैं जिससे जो हमारी ख्वाजिसरा हमारी ट्रांस मुतजन्निस अफराद की जो कम्युनिटी है वो एक हेल्थ केयर सिस्टम को इजीली एक्सेस कर सके। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लेकिन बहुत कम। तो जैसे कि हमारा जो कानून कहता है कि जो पीएमडीसी का कोड ऑफ एथिक्स है उसको अमेंड किया जाए ताकि तमाम अस्पतालों में ट्रांसजेंडर अफराद के खिलाफ जो इम्तियाजी सलूक है उसको खत्म किया जा सके, लेकिन ऐसी फिलहाल कोई पॉलिसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। इसी तरह से कोई ट्रेनिंग नहीं की गई है डॉक्टर्स की उन तमाम मसाइल पे जो कि ट्रांसजेंडर अफराद को अफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट केपीके में एक स्टडी हुई थी जिसके मुताबिक अगर इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नंबर्स, तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उन्होंने ही कहा कि जो उनमें से 34% हैं उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पार्शली प्रिपेयर्ड हैं ट्रांसजेंडर लोगों के मसाइल को डील करने के लिए, और 40% ने कहा हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो जब डॉक्टर्स को ही समझ नहीं है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको ही समझ नहीं है कि ट्रांसजेंडर लोगों के सेहत के क्या मसाइल हैं, तो वो सिस्टम को किस तरह से एक्सेस कर सकेंगे। दूसरी बात जो फातिमा की बात से कनेक्ट होती है सेहत इंसाफ कार्ड की, तो बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं में जाती, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। कल ही मैं एक मीटिंग में बैठी हुई थी जिसमें साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पे, जिसमें जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर जफर मिर्जा साहब जो हैं वो बात कर रहे थे, और वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स की बात कर रहे थे जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जारी किए गए हैं, और ये कुछ कम्युनिटी मेंबर्स को मिले भी हैं। तो मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि जब कम्युनिटी ने बात की कि हमारे आईडी कार्ड का इशू आता है, अभी तक जो है वो आईडी कार्ड जो हैं हमारी जो जिन्स है उसके मुताबिक नहीं मिले हैं, और अगर हमें कहा जाता है कि हम एक्स कार्ड बनवा लें, अगर हम अपने कार्ड पे जिन्स जो है वो एक्स लिखवा लें, तो उससे हमें बहुत सारे मसाइल आते हैं, जिसमें ट्रैवल के मसाइल हैं, जिसमें खानदानी मसाइल हैं, इनहेरिटेंस के मसाइल हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, राइट। सो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट आई वाज सरप्राइज्ड टू हियर कि उनका रिस्पॉन्स था कि आपकी कम्युनिटी को इसमें एजुकेट करने की जरूरत है, उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्स कार्ड बनवाएं ताकि उनको वो हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके। सो दिस वाज चार्टेड आउट टू द इग्नोरेंस ऑफ द कम्युनिटी कि उनके पास वो नॉलेज नहीं है, वो सोच नहीं है कि वो अपना एक्स कार्ड ही बनवा रहे हैं, लेकिन जो निगलेक्ट किया गया दैट वाज द कम्युनल विजडम, द नॉलेज ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ कि वो क्यों नहीं बनवा रहे हैं। तो मेरी अपनी की हुई एक स्टडी के मुताबिक जो 2018 में पब्लिश हुई थी, उसमें पाकिस्तान भर में जो है वो जो कुछ लोगों का एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर लोगों का मैंने लिया, उसमें 90% ने आपके पास अपनी जिन्स के मुताबिक आईडी कार्ड मौजूद नहीं था। तो और उनकी उसकी बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से वो अपनी जिन्स के मुताबिक आईडी कार्ड नहीं बना सकते थे। तो मेरे लिए हैरत की बात थी कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास ये डेटा ही मौजूद नहीं है, और उन्होंने मुतालिया ही नहीं किया है कि इस कम्युनिटी की एक्चुअली इश्यूज क्या हैं, और एक पॉलिसी ऊपर से फ्रॉम अ टॉप डाउन पॉलिसी इज इम्पोज्ड कि आप अब आप पे है कि आप इसको अवेल करें।
तो एक जो बेसिक हक है, और हम अपने मंशूबे में बात करते हैं अबाउट यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, जो कि हर शहरी का एक बुनियादी हक है, लेकिन जो अक़लियतें हैं अगर उनके लिए स्पेशल इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए जाते हैं तो वो इस तरह से किए जाते हैं कि उनको वो हक एक्चुअली जो है वो वो एक्चुअली नहीं मिल पा रहा होता है, राइट। तो स्ट्रक्चरल बैरियर्स इस तरह के आ जाते हैं कि आईडी कार्ड नहीं है, आईडी कार्ड है तो उसके वर्जन सही नहीं है, और फिर इसी तरह से जो है ना वो चीजें चलती आती हैं। तो बाकी सना जी ने जो है वो रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ की बात की, तो उसमें मैं आपको बस कुछ मजीद छोटी सी मिसालें मैं आपको दे देती हूँ, और फातिमा भी HIV के बारे में बात कर रही थी। तो HIV का क्राइसिस जो है वो तो हमेशा से हमारी कम्युनिटीज के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन जो जिस तरह की तबाही वो इस बीमारी ने हमारी कम्युनिटी में लाई है उसको कभी समझा नहीं जाता, उसको कंपैशनेटली नहीं समझा जाता। जिस तरह से हमारे लोग जो हैं वो इस बीमारी से मर रहे हैं उस चीज को कभी देखा नहीं जाता, और ये बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो ये चीज मौजूद है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कोशिश तो कर रही है, लेकिन इट्स ऑलवेज आवर कम्युनिटीज आर ऑलवेज the last when it comes to the priorities। तो अभी भी जब पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का जब पंजाब एड्स कंट्रोल बिल जब बनना शुरू हुआ था, तो तब भी जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की पॉपुलेशन पे काम कर रही थी उनको पहले तो कंसल्ट ही नहीं किया गया था, और ये जब उन्होंने एहतजाज किया तो उनको उस प्रोसेस का कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया। तो HIV से ही रिलेटेड अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हमारी एक साथी हैं लैला नाज जी, हमारी कम्युनिटी की सीनियर हैं। उन्होंने 2001 में तकरीबन जो है ना अपना अदारा खोला था साथी फाउंडेशन के नाम से, जो पहली एक ख्वाजा सरा कम्युनिटी का अपना बनाया हुआ अदारा था, और उन्होंने HIV के पे जो है ना वो काम कर रही थी। तो वो बताती हैं कि जब वो जो है ना जाती थी कम्युनिटी में अवेयरनेस रेज करने के लिए HIV की, और उनको बताने के लिए कि मिसाल के तौर पे कॉन्डम का इस्तेमाल कितना जरूरी है, तो और उनको कहने के लिए कि आप अपने टेस्ट करवाएं, तो उनपे जब वो गुजरती थी ना तो गली में उनपे कूड़ा फेंका जाता था, उनको जूतियां मारी जाती थी कि फिर आ गई सानू बीमार करने वाली। तो यहाँ से जो है ना उनकी जर्नी शुरू हुई थी। एंड वंस अगेन दिस लिंक्स टू सम ऑफ आवर पॉइंट्स इन मैनिफेस्टो, एंड खदीजा जी जो बात कर रही थी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी लेबर को कितना देखा जाता है। जो ट्रांस हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्होंने दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। उन्होंने रियासत ने तो पराया किया ही, लेकिन उन्होंने ये बेड़ा खुद उठाया, मुआशरे के खिलाफ लड़ के उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक हेल्थ की जो बेसिक नीड है उसको पहुंचाने की उनको कोशिश की, और उसमें भी उनको जिस तरह की वायलेंस का सामना करना पड़ा। लैला जी के जो है ना दो गोलियां लग चुकी हुई हैं, उनको जलाया गया है, और वो अभी भी जो है अपने बच्चों के लिए अभी भी काम कर रही हैं, और वो काम करती जा रही हैं। और हमारी कम्युनिटी में इस तरह की कई स्टोरीज आपको मिलेंगी जहां पे उनकी दर्द को, उनकी तकलीफ को कभी समझा नहीं गया, उनकी लेबर, उनके काम को कभी मुनासिब नहीं समझा गया। तो रिप्रोडक्टिव जो HIV की जो बेसिक हेल्थ है उस पर तो ये सूरत हाल है। और अब चाहे कम्युनिटी ने जो रियासत के जो प्रोग्राम्स हैं उन्होंने कुछ बेहतर चीजें करने की कोशिश की है, लेकिन इट्स नॉट इवन क्लोज टू व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। इसी तरह से जो फैमिली की जब बात आती है या फैमिली प्लानिंग की जब बात आती है, तो उसमें भी ये देखने की जरूरत है कि जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो किस किस्म की फैमिली को हम रिकग्नाइज कर रहे हैं। क्या रियासत हमारी यहाँ पर हर किस्म के फैमिलीज को रिकग्नाइज करती है? मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जब जब ये 2017 में मर्दमशुमारी होने लगी थी ना, तो तब जो है बहुत लो नंबर्स कम्युनिटी की रिपोर्ट हुए थे कि पाकिस्तान में जो है वो ख्वाजा कम्युनिटी की जो तादाद है वो बहुत थोड़ी सी, और वो भी जब 3 कोर्ट्स में एक्चुअली पिटिशन डली कि सेंसस के फॉर्म्स को अमेंड किया जाए कि यहाँ पे एक्स का कॉलम भी डाला जाए, और तब भी बहुत लो नंबर्स रिपोर्ट हुए। तो उस वक्त जो हमारी एक बहुत जबरदस्त किस्म की कम्युनिटी लीडर है नीली राणा जी, उन्होंने ये बात की कि तुसी आए हो ख्वाजा सना दे नंबर, ख्वाजा सना दी गिनती करन, ते तुसी गुरुआं नूं ही नहीं पुछया, तुसी गुरुआं नाल ही गल ही नहीं कीती। ते गुरु जिहड़ा हुंदा है ना वो कम्युनिटी दा घर दा जिहड़ा ना सरबराह हुंदा है, वो मां ते प्यो दी जगह ते हुंदा है। ते जदों ओहदा रिश्ता अपने चेलियां दे नाल जिहड़ा हैगा उन्होंने ही नहीं समझिया,
ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗੀ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁरुओं ਦੇ रिश्ते ਨੂੰ रिकग्नाइज किया होता एज अ केयर टेकर। अब यहाँ पे भी आप देखें लेबर ऑफ केयर जो कि गुरु परफॉर्म कर रहा है अपने चेलों के लिए, और जो चेले फिर अपने गुरु के लिए परफॉर्म करते हैं, उस लेबर को नहीं, उस रिश्ते को नहीं, उस किनशिप को नहीं रिकग्नाइज किया। और हमेशा से कानून में गुरु के कैरेक्टर को साम्राज्य दौर से ही जो है वो सस्पिशन की निगाह से देखा गया है। तो उस पर फाइनेंशियल साम्राज्य ब्रिटिश दौर में जो है फाइनेंशियल रेगुलेशंस लगाई गई, तो अब जो है यहाँ पर उसको रिकग्नाइज ही नहीं किया गया। तो जब हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं या फैमिली के तहत जो है वो हम हकूक देने की बात करते हैं, तो ये भी देखना जरूरी है कि कौन सी फैमिलीज एक्चुअली उसमें रिकग्नाइज्ड हैं। उसमें वही न्यूक्लियर फैमिली, उसमें वही हेटेरोसेक्सुअल न्यूक्लियर फैमिली जिसमें बाप है, माँ है, बच्चे हैं, मिडिल क्लास का जो आइडियल है उसको रिकग्नाइज किया जाता है। जबकि हमारा जो निजाम है वो तो इससे कई पुराना है। ये न्यूक्लियर फैमिली तो, मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिली तो अब नई उसकी कंसेप्शन बनी ना। जो हमारा गुरु चेला निजाम है, जो किनशिप है, जो एक रिचुअल इकोनॉमी है, वो तो कितने सैकड़ों सालों से चलती आ रही है। इंद्रानी चटर्जी इसको कहती है कि इट्स अ मोनेस्टिक गवर्नमेंटालिटी, यानी कि एक मुर्शदी गवर्नेंस का निजाम है जो चलता आ रहा है। लेकिन हमेशा से रियासत ने, साम्राज्य ने, वो इससे इतना खौफजदा रहा कि उन्होंने इसको रिकग्नाइज ही नहीं किया। तो वो ना मर्दमशुमारी में रिकग्नाइज हुआ, ना वो फैमिली प्लानिंग में रिकग्नाइज हुआ, ना वो हेल्थ की पॉलिसीज में रिकग्नाइज हुआ, जिसके तहत जो है वो उन हाउस होल्ड यूनिट्स को जो कि एक नॉर्मेटिव फैमिली की कंसेप्शन में नहीं आते हैं, उनको भी वो सहूलियात मिल सकें। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि बाकी उन सब चीजों से कनेक्ट कर रही हैं। और भी बहुत से मसाइल है। मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है हमने मंशूर में बात की, जिस तरह से हमारा एक मेन सेक्शन था। मिनॉरिटी स्ट्रेस की हमने बात की, जो कि एक वेल डॉक्यूमेंटेड चीज है कि माइनॉरिटीज को जो है जो मेंटल हेल्थ के मसाइल आते हैं वो कई ज्यादा हैं। जो जिनसी और जिनसियाती अक़लियतें हैं उसमें हर 5 में से 4 अफराद जो हैं उनको कोई ना कोई ज़हनी बीमारी का मसला आता है। और उनमें से सिर्फ जो है कुछ लोगों के पास जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 18 से 19% लोगों के पास सिर्फ साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट का एक्सेस है। इसी तरह से उनमें से हर उन 5 लोगों में से 2 लोग जो हैं वो सब्सटेंसेस का, यानी कि ड्रग्स का सहारा लेते हैं इस सब एक्सक्लूजन, अब्यूज से डील करने के लिए। तो उन पर कौन बात करेगा? उनको हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कब रिकग्नाइज करेगा? यहाँ पे तो सब्सटेंस यूज को क्रिमिनलाइज किया जाता है। यहाँ पे एडिक्शन को कंपैशनेटली नहीं समझा जाता, एक बीमारी के तौर पे नहीं समझा जाता, एक जुर्म के तौर पे समझा जाता है। तो इसीलिए तो कम्युनिटीज फिर घुट घुट के अंदर मर रही हैं। तो बातें तो खैर बहुत है करने वाली, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी बात को जो है वो खत्म करूँगी। महलब, थैंक यू सो मच। खदीजा, आप आई हैं वापस, होपफुली आपका माइक काम कर रहा होगा। महलब, आपने बात की शेयर की, तो मैं ये भी साथ में थोड़ा सा बस मेंशन करना चाहती हूँ कि एक क्लास की भी जो एक क्लास डिस्क्रिमिनेशन है वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि हमने पाकिस्तान में करीबन जो 7% खवातीन हैं जो उनको बेसिक सैनिटेशन की एक्सेस नहीं है, उनको बेसिक सैनिटेशन नहीं है। और इन्हीं खवातीन में 70% खवातीन जो हैं उनको अपना बच्चा पैदा करने के वक्त किसी की एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं होती। तो ये हम लोग एनसी की तरफ से भी ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखने की बहुत ज़रूरत है कि हम लोग की इकोनॉमिक क्लास की वजह से हेल्थ केयर के मसाइल होते हैं। रिवर्ट बैक टू, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एज समबडी हु वाज इन, आप क्या देखती हैं कि एक आइडियल हेल्थ केयर सिस्टम के लिए हमें किन बातों पे फोकस करने की ज़रूरत है? मुझे डर लग रहा है कि खदीजा शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं हम लोगों से। अगर खदीजा डिस्कनेक्ट हो गई है तो फातिमा, मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहूँगी कि आपने मंशूर के लिए रिसर्च की, आपने लिखाई की, तो एक आइडियल हेल्थ केयर सिस्टम में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जिस पे आप बहुत फोकस डालना चाहेंगी? आपके नज़रिए में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? या मेरे ख्याल से खदीजा शायद वापस आ रही हैं।
Khadija, can you hear us? Yes, I can hear you. Oh, and we can hear you. Excellent. मेरे Okay. ख्याल से अब इस सवाल का फाइनल जवाब दे दें। ओके, आइडियल फेमिनिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो सना और महलाब ने जो बातें की वो मेरे अपने लिए बहुत एक इनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन थी, और आई थिंक एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मुझे खुद मौका मिला कि मैं अपने आप को भी स्क्रूटनाइज करूँ कि मैं किस किस जगह पे गलत कर रही हूँ, और मेरी कम्युनिटी जो है वो किस तरह से इनकी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर सकती है, उनको वेलकम फील करा सकती है कि हम इनके लिए भी हम ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हम ही इनकी हेल्प करना चाहते हैं। ये मैसेज इनको क्लियरली जाना चाहिए। आई थिंक इसके लिए सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात जो होगी, एक आइडियल हेल्थ केयर फेमिनिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम जो होगा उसमें आपके वर्कर्स सबसे पहले सेफ होने चाहिए, उनकी बेसिक नीड्स जो हैं सबसे पहले उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंट से इंटरेक्शन से पहले आती हैं उनकी अपनी नीड्स कि वो खुद उस अपने वर्क इन्वायरमेंट में सेफ फील करते हैं, वो फील करते होंगे कि वो वहाँ बिलोंग करते हैं, तो वो भी उस प्रोफेशन को ओन करेंगे, और ओन करेंगे तभी वो अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे सकेंगे। दे विल बी एबल टू डू देयर बेस्ट इफ दे गिवन द मोस्ट आइडियल सिचुएशन टू वर्क। ठीक है, फिर साथ ही साथ इसके आप बात जो जो सना ने भी बार बार की और महिलाब ने भी बात की कि स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं है, और ये वाकई एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मुझे खुद ही बात बहुत ज़्यादा फील होती है कि हम लोग की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। हम लोग सिर्फ डिजीज़ को देखते हैं, जो एक होलिस्टिक व्यू है ना मेडिसिन का, हम उसको नहीं देख रहे। अभी तक पाकिस्तान में एटलीस्ट ये चीज़ नहीं आ रही कि हम एक इंडिविजुअल को हम किस तरह से देखते हैं, एक पेशेंट को हम किस तरह से देखते हैं, हम अपना वो पर्सपेक्टिव मॉडिफाई करें कि हम इंडिविजुअल की साइकी, उसकी इन्वायरमेंट और उसकी बिहेवियर, इस सब चीज़ों को लेके फिर हम उसको ट्रीट करें। अभी तक हम इस चीज़ पे नहीं आए, और ये इस चीज़ की बड़ी वजह ये है कि हमारे पास इस तरह की ट्रेनिंग ही अवेलेबल नहीं है। हमें इन इश्यूज़ के बारे में हमें सेंसिटिव नहीं किया जाता। कोई अपने तौर पे किसी को एक्सपोजर होता है, कोई अपने तौर पे इन कम्युनिटी से मिलता है, इनको जानता है, इनसे बात करता है, तो उसको तो इनके बारे में पता होता है कि इनसे कैसे डील करना है, इनकी हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, ये क्यों हम लोगों से जो है दूर दूर रहते हैं। तो हम तो इनको इनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो हमें से थोड़े से लोग हैं जो वाकई इनके इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो कि सिर्फ एक ट्रेनिंग के डेफिसिट की वजह से वो इनके साथ सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हो एक हेल्थ केयर सिस्टम में, जो कि हर जेंडर आइडेंटिटी, हर सेक्शुअल आइडेंटिटी और हर किस्म की डिसेबिलिटी के साथ डील करना जानती हो, इस तरह की स्टाफ ट्रेनिंग हमें दी जाए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। फिर साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ आती है जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब मैं खुद अब हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, अभी तक सो फार मुझे जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। मुझे नहीं पता मुझे किस स्टेज पे ट्रेनिंग मिलेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस हमने ये देखा है कि लोग जब अल्टीमेटली एक ऐसी पोजीशन पे आते हैं जहाँ पे उनको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, वही उनके लिए उनकी पहली लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। पहली दफ़ा उनके सामने कोई ऐसा जेंडर बेस्ड वायलेंस का केस आया, पहली दफ़ा उनके सामने कोई रेप विक्टिम आई, तो वहाँ वो सीखते हैं कि इन चीज़ों को अप्रोच कैसे करना है, इनको डील कैसे करना है। तो ये मेजॉरिटी जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, वो इन सिचुएशंस को अप्रोच करना नहीं जानते, और गायनाकोलॉजिस्ट नोटोरियस हैं इस मामले में, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे केसेस जो हैं उनके पास जाते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के, और वो अपने बिहेवियरल ट्रेनिंग, सिर्फ बिहेवियरल ट्रेनिंग डेफिशिएंट होने की वजह से वो उस चीज़ को अप्रोच नहीं कर पाती। ये नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना नहीं जानती, उनको सिर्फ एक्ट करना नहीं आता कि जब ऐसी सिचुएशन वो फेस करती है तो इस सिचुएशन में उन्होंने एक्ट कैसे करना है। तो ये एक बहुत बड़ा एक डेफिसिट है। फिर जो हमारी कम्युनिटी के अंदर जो डिसमिसिव एटीट्यूड्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो इससे भी यही होगा कि आपकी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो एम्पावर्ड होंगे, और जब वो एम्पावर्ड होंगे तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकेंगे। फिर हेल्थ केयर सिस्टम, एक आइडियल फेमिनिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि हर कम्युनिटी की, हर सेक्सुअलिटी, हर जेंडर की नीड्स को समझता हो और उनकी नीड्स को कैटर कर सके, उनको वो अफोर्डेबल, ईजिली एक्सेसिबल और रिलायबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके जो कि उनकी नीड्स हैं। और इस चीज़ के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारे पास डेफिसिट आता है कि ये चीज़ क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्वेलेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर सर्वेलेंस का मैकेनिज्म है भी सही तो वो कुछ सेट डिजीज़ के बारे में है। जिस तरह पोलियो पे हमारे ऊपर WHO का डंडा चल रहा है तो हम उसकी सर्वेलेंस कर रहे हैं, इस तरह कुछ हमारे पे इस तरह की डिजीजेज हैं जो कि हम लोग पे, जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास है तो वहाँ पे तो मॉनिटरिंग करें, लेकिन हम क्या अपनी रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे पास कोई डिजीज़, उसकी प्रेवलेंस क्या है? जब हमारे पास ये नंबर्स ही नहीं है कि डिजीज़ की हमारे पास प्रेवलेंस क्या है, तो हमारी उसकी प्लानिंग नहीं है, और प्लानिंग नहीं है तो हम उसके लिए बजट नहीं एलोकेट करें। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स निगलेक्ट हो रही हैं, वो कम्युनिटीज़ निगलेक्ट हो रही हैं, वो सारे इशूज़ वहीं के वहीं पड़े और हमारी प्लानिंग ज़ीरो है। तो एक आइडियल फेमिनिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो डिजीज़ सर्विलेंस पे इंपॉर्टेंस देगा, रिसर्च करेगा, और उस रिसर्च के बाद प्लानिंग करेगा और बजट एलोकेट करेगा उन प्रॉब्लम्स के लिए, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ की जिस किस्म की प्रॉब्लम्स है उनको उस तरह से उनकी तरफ बजट एलोकेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा अब लेजिस्लेशन की जहाँ तक हम बात करें तो
अब हमारे पास डिफरेंट लेजिस्लेशन तो खैर यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, हमारे पास कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, प्रॉपर लॉज नहीं है कि हमने कुछ सिचुएशन को किस तरह अप्रोच करना है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा इशू ले लें कि जिस तरह फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन है, फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन में अब सबसे ज़्यादा हम लोग आई थिंक फीमेल से भी ज़्यादा हम उसके हस्बैंड की ओपिनियन को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपने किसकी बात सुननी है, आपने किस पॉइंट पे उसको कॉन्ट्रासेप्शन देनी है, आपने क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव उसको ऑफर करने हैं। हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ें डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट वार्ड्स अपने तौर पे इन चीज़ों को, इन गाइडलाइंस को उन्होंने बनाया हुआ है, अपने तौर पे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि हम फीमेल को इसमें डिसीजन की पावर कितनी दे रहे हैं। हमारे पास कोई लॉ नहीं है जो कि ये कह दे कि नहीं, एक फीमेल ही डिसाइड करेगी कि उसको क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मिलनी है और वो ही डिसाइड करेगी कि उसकी बॉडी के साथ क्या होना है। आई थिंक ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम फीमेल्स को ये परमिशन दें कि वो अपनी बॉडीज़ के बारे में खुद डिसाइड करें कि उनको क्या चाहिए। अब इसकी वजह ये कि क्योंकि देखिए अब बर्थ प्रोसेस को सिर्फ आप ले लें, मैं ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बर्थ के प्रोसेस को ले रही हूँ, वरना बहुत सारी ऐसी जगहों पे डिसीजंस फीमेल्स के हाथ में नहीं होता अपनी बॉडी के बारे में, क्योंकि ये समझना जनरल पब्लिक के लिए ज़्यादा आसान है, तो मैं इसी एग्जांपल ले रही हूँ। अब आप बर्थ के प्रोसेस को ले लो, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा बर्डन जो है वो मदर की बॉडी पे होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम डिसीजंस की बात करते हैं तो डिसीजन जो होता है वो मेल फैमिली मेम्बर या तो ले रहा होता है या फिर उनके बाकी रिश्तेदार जो हैं उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। लेकिन अगर हम इसी केस में अगर देख लें कि अगर हम एक उनको ऑप्शन दें, मेल को ऑप्शन दें विजेक्टमी का, और सिंपली एक मेल रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं मुझे विजेक्टमी नहीं चाहिए, तो उसकी बात काफ़ी होगी। हम उसकी बीवी से जाके नहीं पूछेंगे कभी भी कि आपके हस्बैंड को विजेक्टमी करानी है, आपने हस्बैंड की विजेक्टमी या नहीं, कभी ये कॉन्वर्सेशन मैंने नहीं सुनी। ठीक है, लेकिन हम जब फीमेल की बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग सारे का सारा डिसीजन जो है वो मेल को दे देते हैं। हमें ऐसे लॉज चाहिए, ऐसी गाइडलाइंस चाहिए यहाँ पे जो कि पावर जो है वापस वुमेन को देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक लूप होल है हमारे सिस्टम में। अच्छा, अब जो सिंपल इस बात को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो वो इस तरह होगी कि फीमेल हेल्थ के सिस्टम में आप वर्कर को सपोर्ट करें, वर्कर को एम्पावर करें, वर्कर को सेफ्टी प्रोवाइड करें और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दें, और फिर वही वर्कर जाके आपके पेशेंट को सही तरीके से डील कर सकेगा। फिर आप पेशेंट्स को किस तरह एम्पावर करें कि उनके लिए गाइडलाइंस सेट करें, उनके लिए लॉज बनाएं कि वो जब एक हेल्थ के सिस्टम में आते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से एक्सेस हो सारी फैसिलिटीज़ के साथ, उनको अफोर्डेबिलिटी का इशू ना आए, और साथ ही साथ हेल्थ केयर जिनको प्रोवाइड हो रही है वो रिलायबल हो, मॉनिटर्ड हो, उनका पता हो कि जो हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो चेक एंड बैलेंस के साथ मिल रही है, वो कोई ऐसे रैंडमली नहीं मिल रही। तो आई थिंक दिस वुड बी द परफेक्ट फेमिनिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। खदीजा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज। और मैं आपने बात की कि ख़वातीन को तो उनकी डिसीजन मेकिंग ये एबिलिटी नहीं वो कंसिडर की जाती, तो मैं स्टैट मेंशन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में 15 से 50 के दरमियान जो ख़वातीन और लड़कियां हैं उनमें से आधी जो हैं, आधी से ज़्यादा बल्कि, कहती हैं कि उनको अपनी हेल्थ केयर के ऊपर कोई डिसीजन लेने का हक नहीं है। तो आप ये सोचें कि आधी से ज़्यादा इस सर्टन एज लिमिट में जो ख़वातीन और लड़कियां हैं वो कहती हैं कि वो अपनी सेहत के बारे में खुद से कोई डिसीजन, कोई फैसला नहीं कर सकती। तो आप जब हम बात करते हैं एक पेट्रियार्की की, एक निज़ाम में मसले की, तो वो निज़ाम का मसला हमारे घरों में भी है और वो हमारी इंस्टीट्यूशंस में भी है। जब हम घरों में इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में एड्रेस होने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चूंकि अब हमें काफ़ी टाइम हो गया है बात करते हुए, मेरे ख्याल से हम लोगों को थोड़ा सा समरी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो फातिमा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, आपके कुछ आखिरी पॉइंट्स। यस, थोड़े से जो मैं पॉइंट्स पे बात करना चाहती थी जो कि मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो के हम लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये है कि जो पोस्ट कन्वर्जन्स और कम उम्री की शादी का जो आपस का तल्लक है, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है उसके मुताबिक 162 के करीब केसेस आए थे पोस्ट कन्वर्जन के, उनमें से 46% के करीब जो बच्चियां थीं उनकी वो माइनस थी, और माइनस भी वो 18 साल से कम उम्र की नहीं, 16 साल से कम उम्र की। और इसमें बहुत ज़्यादा लॉ को तब्दील करने की ज़रूरत है, और ये बहुत मतलब कि हेल्थ का इशू इतना बन जाता है कि कम उम्र की शादी इवेंचुअली कम उम्र में प्रेगनेंसी को हो जाती है उससे, जिससे फिर बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जाके बच्चियों में, उनकी ज़िंदगी के दौरान डेथ हो जाती है और भी बहुत ज़्यादा इस तरह के जो हैं कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि
स्टेट जो है इसको क्रिमिनलाइज करे, फोर्स कन्वर्जन को, कम उम्री की शादी को। और जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है उसके अंदर जो एज ऑफ कंसेंट है वो 16 साल है, उस पर भी अमल नहीं होता है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ पे यूनियन काउंसिल्स, पुलिस वाले मिलके बर्थ सर्टिफिकेट चेंज कर देते हैं। आप यूनियन काउंसिल्स में बर्थ सर्टिफिकेट चेंज हो जाते हैं, पुलिस जाके इन्फ्लुएंस कर रही होती है पार्टीज को। मगर हम लोगों का क्लेम है, डिमांड है कि कम से कम इस एज को 18 साल तक बढ़ाया जाए। और वो बाद की बात आती है कि फिर उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करवाया जाएगा। और ये हम लोग जो मर्जी कर लें, हम लोग जितने मर्जी लॉज ले आए, हम लोग जितने मर्जी SOPs ले आए, जो मर्जी हम लोग कर लें, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम लोग जो लोकल कम्युनिटी लीडर्स हैं, जैसे कि इमाम हैं, वो लोग जिनके पास फैसला करने की सलाहियत है, पावर है, जो कि जैसे कि ख़ानदान के सरबराह होते हैं, और ऐसे ही जो लोग हैं, उनका हम लोग इस बारे में माइंड नहीं जब तक चेंज कर सकते, जब तक उनको हम लोग ये एहसास नहीं दिला सकते कि ये चीज़ गलत है, तब तक इस लेजिस्लेशन का, इस किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक और बात जो अभी खतीजा भी कर रही थी, और मेरा ख्याल है महला ने भी की है, वो ये कि जो हम लोगों का है क्या कहते हैं से प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसके अंदर जो हरासमेंट की डेफिनेशन है, इसको पेशेंट्स तक और जो क्लाइंट्स के साथ होने वाली हरासानी है, इसको भी इस जो हरासमेंट की डेफिनेशन में शामिल किया जाए। और जो इसका मतलब कि दायरा कार है इस कानून का, उन जगहों तक बढ़ाया जाए जो कि वर्क प्लेस से बाहर होती हैं। मतलब कि अगर वर्क प्लेस से बाहर कोई भी किसी भी किस्म की हरासमेंट हो रही है किसी डॉक्टर को, तो क्या उस पर ये जो कानून है वो अप्लाई होगा? मेरा नहीं ख्याल है। मगर इस वजह से हम लोगों की ये डिमांड है कि इसके अंदर जो हरासमेंट की डेफिनेशन, इसका दायरा कार, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जी थैंक यू सो मच फातिमा। अब मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप जरा 1-2 मिनट में, अगर मुश्किल है मुझे पता है क्योंकि टॉपिक हमारा काफी बड़ा है, लेकिन अगर आप कुछ अपने आखिरी पॉइंट्स बयान करना चाहें तो दैट वुड बी वेरी नाइस। You asking me, right? Okay. So, बहुत एक्सपेंसिव सवाल है कि फेमिनिस्ट हेल्थ केयर किस तरह की होती है, लेकिन कुछ अगर लफ्जों में कहना चाहूँ तो वो ये है कि इट्स नॉट बेस्ड अराउंड प्रॉफिट, इट्स नॉट अ प्राइवेटाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम, इट्स बेस्ड अराउंड रिकग्निशन ऑफ लेबर, इट्स ऑर्गेनाइज्ड अराउंड लेबर एंड इट्स ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कम्युनिटीज। तो हमारे इर्द गिर्द हमने ऐसे बहुत से ऑल्टरनेट निज़ाम हेल्थ के ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिसमें हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बस रियासत को भी ये समझने की ज़रूरत है। तो बहुत सी बातें करने वाली, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो आखिरी मेरे पास जो कुछ टाइम बचा है उसमें मैं अपनी जो कुछ फीलिंग है इस मंशूर के बारे में वो शेयर कर दूँ ताकि और उस पर अपनी बात खत्म करूँ। तो जब मेरे अल्फाज में ना गुस्सा है और मेरे जो मैं लफ्ज लिखती हूँ उसमें भी गुस्सा है, तो जब गुस्सा होता है ना तो फिर उसको अपनी बात को एक्सप्रेस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कभी बार आपको अल्फाज उस तरह के मिल जाते हैं। तो जो मंशूर था ना हमारा, मेरे लिए कम से कम ये मंशूर जो है वो मंशूर से ज्यादा एक शिकायत है, एक शिकवा है, क्योंकि उसमें जो तमाम लोगों ने जिस तरह से उसमें काम किया है, अपनी मेहनत डाली है, वो एक एक नुक्ते को सामने लेकर आए हैं कि किस तरह से जो है वो हमारा हेल्थ केयर का निजाम टूटा हुआ है और हमें फेल कर रहा है, राइट। सो वो जो शिकायत है, अब उस शिकायत को कौन पढ़ता है और कौन सुनता है, और शायद नहीं ना ही सुनता हो, तो उसके मुतालिक जो है मुझे कुछ, अगेन आई एम ऑब्सेस्ड विद सारा अहमद, तो मुझे उनके जो है कुछ अल्फाज हैं जो मैंने चुन के रखे थे, तो मैं सिर्फ वो पढ़ देती हूँ, तो शायद इससे हमारे मंशूर के मुतालिक जो हमारी एहसासात हैं उसको समझा जाए। तो वो कहती हैं शिकायत के बारे में, अंग्रेजी में माफ करिएगा, टाइम नहीं था वरना मैं इसको उर्दू में तर्जुमा कर देती। तो वो कहती हैं कि यू आर हर्ड एज मेकिंग अ कंप्लेंट, you are heard as being complaining, you are heard as expressing annoyance about something, grumbling, grumpy. You might be offering careful critique, you might be taking care, it doesn't matter how much care you took, how much time you spent in assembling your case. It is a quick judgment. You are judged before you say anything. The judgment has priority. You are heard as being annoyed. You might not be annoyed
Being annoyed might under-describe the relationship that you have with the world that's the subject of that complaint. How annoying to be heard as annoyed. So emotional, so moved to be heard as emotional. You're used to this. Eyes rolling, you're used to this. Feminists are heard as being emotional, whatever they are saying. It is a form of dismissal. How emotional. Just look at you. A complaint, a matter of life and death. A complaint to strike at the breast. She makes an announcement. She is an announcement. She strikes her breast. She comes up. She keeps coming up. She has not been beaten. She persists. She strikes her breast. The arm is striking. Mere persistence can be an act of disobedience. A complaint is disobedience. She does not obey. She wills herself that way. To be heard as complaining is to be beaten. We are not beaten. We make a complaint. We notice what comes up. She stands out because what she complains about is not revealed. The complaint, a revelation. What a revelation. Eyes roll as if to say, well, she would make a complaint. She's complaining. She's always so complaining. And what we learn from those eyes rolling is that they roll before you say anything. You could be saying anything, no matter what you say, and they will still roll. To hear you as complaining is not to hear you at all. That they have to testify to violence repeats that violence, and they have to testify again and again. How they are heard when they testify to violence reproduces that violence. A complaint, a history of violence. What have you got to complain about? The necessity of complaining about this about. We must complain. There is a lot to complain about. Justifications of death as a right, of killing as a right, when how you're perceived is a wrong, but it is made right. Familiar, deadly. If they hadn't complained, some of us wouldn't be here. If we don't complain, some of us won't be here. Thank you so much. Thank you, Mehlab. That was really beautiful. बहुत शुक्रिया. ये खूबसूरत नज़म है, I'm assuming. No, it's just a text from her blog post. Okay. Thank you for sharing this beautiful text with us. Sana, आप भी यहाँ पे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप भी 1-2 मिनट अगर आप लेके in conclusion आप कोई points share करना चाह रही हैं, तो उसके बाद फिर मैं ये discussion end करती हूँ. रखा जा रहा है लोगों को खुश बहुत कुछ दिया कभी चाहिए आपके पास अपने आप को सेटल डाउन करने आप Thank you so much.
थैंक यू सो मच। आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पे हमारे साथ बैठने का, हमसे ये गुफ्तगू करने का, हमारे साथ इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, हमारे शऊर में इतना इजाफा करने का बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं औरत मार्च की तरफ से हमारे बाकी जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, उनको मैं दावत दूंगी कि वो हमारे मंशूर को, हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ें, उसको उसकी जांच पड़ताल करें, उसको समझें और उसके बारे में अपने घरों में, अपने इंस्टीट्यूशंस में गुफ्तगू करें, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। आप सबकी शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।